हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सवालों के जवाब देने के लिए आज एबीपी न्यूज पर खास मेहमान हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी। बहुत बहुत धन्यवाद गडकरी जी, आप नागपुर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अपने घर में हैं, आराम से हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा आप वहाँ से बहुत से काम कर रहे हैं। हमको पता है कि लगातार आप अपनी मिनिस्ट्री के साथ संपर्क में हैं, बहुत से रिव्यूज़ चल रहे हैं, बहुत सी नीतियों के निर्धारण का काम चल रहा है। सबसे अहम सवाल नितिन जी जो मैं आपसे जानना चाहता हूं यहाँ पे वो है, इस लॉकडाउन के बाद जब ये लॉकडाउन खत्म होगा 3 मई के बाद, जब कुछ कुछ रियायतें मिलनी अभी शुरू भी हो गई हैं, कुछ और रियायतें मिलेंगी देश के अलग अलग हिस्सों में, तो अर्थव्यवस्था को लेकर सबसे बड़ी चुनौती क्या आने वाली है और कैसे उससे निपटा जाएगा? देखिए, पहली लड़ाई तो कोरोना के साथ है जी, और मुझे बहुत इस बात का गर्व भी है कि प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार ने इसका निर्णय उचित समय पर लिया और उसी का परिणाम है कि अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली और बाकी स्पेन, इन देशों की तुलना में हमने काफी बड़े प्रमाण पर देश को बचाया है। और इस लड़ाई की 3 मुख्य बातें आवश्यक है। एक कि पहली बात, हम लोग एक तो घर के बाहर ना निकले, लॉकडाउन का पालन करें, अगर इमरजेंसी जाना पड़ा तो मुंह में मास्क लगाएं। दूसरी बात, हमारे जहां ऑफिस, घर के बाहर जाते आते समय सैनिटाइजर से हाथ धोए। और तीसरी बात जो है कि हम लोग हमारे दोनों व्यक्ति के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर का मेंटेन करें। इसके साथ साथ जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, उनके यहाँ जो लेबर काम कर रहे हैं, अधिकारी आएंगे अंदर, तो उन्होंने आते जाते समय सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए, 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए और उनके जाने आने की ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में भी कोरोना का संक्रमण नहीं होगा, इसकी चिंता उद्योजकों ने करना चाहिए। एमएसएमई में विशेष रूप से मेरे डिपार्टमेंट के अधीन सब लोग हैं। मैंने कहा ये आपका प्रोडक्शन शुरू करते समय इसकी चिंता करिए। कुछ उद्योगों को मैंने ये कहा है कि क्या आपके ही फैक्ट्री में कोई टेम्पररी अगर व्यवस्था हो सकती है जिसमें डिस्टेंस मेंटेन करके अगर आप भोजन की और रहने की व्यवस्था कर सके तो वो करिए। एक तरफ कोरोना की चिंता करते हुए इसका संक्रमण न हो, इसकी चिंता करना, और दूसरी ओर इकोनॉमी को ठीक प्रकार से लाइन पर लाकर इसको, इस चक्र को गतिशील बनाना, ये दुहेरी काम हमको करना है, इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। पर मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से अभी हमने नेशनल हाईवे के रोड पूरे चालू कर दिए, आज 60-65% ट्रैफिक आ गया है, हमारे पोर्ट सब शुरू हुए हैं और निश्चित रूप से जो कोरोना ग्रस्त लोग जिस वार्ड में है, जिस विभाग में है, उसको हम लोग लॉकडाउन के लिए और कड़ाई करनी पड़ेगी। जहां नहीं है वहां धीरे धीरे कोरोना के बारे में प्रिवेंटिव गाइडलाइंस जो है उसका पालन करके हमको हमारे लाइफ को रेगुलराइज करना पड़ेगा। और बिटवीन द लाइन इसी प्रकार से जो हमने भारत सरकार ने ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट में जो 2 अध्यादेश निकाले हैं उसमें जिलाधिकारी, कलेक्टर को सब अधिकार है और उन्हें अपने अपने जिले की एरिया वाइज स्थिति देखकर उचित निर्णय करना अपेक्षित है। और मुझे लगता है कि मैं पहली आपको बात बीच तो में कोरोना टोक रहा हूं गडकरी जी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं, आपका सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है एमएसएमई, जिसके आप मंत्री हैं, और मैं स्पेसिफिकली, आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप ये कहेंगे कि एहतियात बरतें, जब काम शुरू हो सोशल डिस्टेंसिंग हो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो, हाथ धोए जाएं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या जो छोटे उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं या मध्यम उद्योग हैं, क्या वो फुल फ्लेजेड पूरी स्ट्रेंथ के साथ काम करेंगे या उनमें शिफ्ट सिस्टम हो जाएगा एक साथ? कैसे कैसे इसको संयमित किया जाएगा? देखिए, मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूं कि केवल एक महाराष्ट्र का, मैं महाराष्ट्र में सबको कोऑर्डिनेट कर रहा हूं। महाराष्ट्र में टोटल 20,000 मेगावाट बिजली लगती थी, बाद में ये लॉकडाउन के बाद वो 12,000 मेगावाट पर आई, यानी 8,000 मेगावाट बिजली कम लगना शुरू हुआ। पिछले 2 दिन में ये 1200 मेगावाट की बढ़ोतरी हुई और अब वो करीब 14,500 मेगावाट हो गई। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे क्या है कि इंडस्ट्री शुरू हो रही है, पर इसकी चिंता करते हुए, कोरोना का संक्रमण न होते हुए छोटे बड़े उद्योग शुरू हो रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ कुछ जिले ऐसे हैं कि जहाँ एक भी रोगी नहीं है, तो वहां तो नियमित करने में कोई अड़चन नहीं है। और अगर हम रोजगार नहीं देंगे तो लेबर्स में लॉ एंड ऑर्डर की अलग समस्या खड़ी होगी। तो मुझे लगता है कि एमएसएमई के बारे में हमने सबको कहा है कि जो गाइडिंग प्रिंसिपल है उसका पालन करके धीरे धीरे अपना काम शुरू करिए। और कलेक्टर को भी कहा है कि इसकी अनुमति दो। नेशनल हाईवे के कंस्ट्रक्शन के काम यानी धीरे धीरे काम शुरू होगा, एकदम से सभी लोग नहीं आएंगे, पहले 50 आएंगे, फिर 100 आएंगे, फिर 150 आएंगे। एम आई राइट?
बिल्कुल सही है। देखो, एकदम एक ही दिन में 100% उपस्थिति नहीं आएगी। पहले दिन 25% आएंगे, दूसरे दिन 40% आएंगे, तीसरे दिन 50% आएंगे, फिर 60 होंगे और फिर एकदम 100% होगी। कोई भी सिस्टम ऐसी होती है कि एकदम वो एक्सेलेरेट नहीं होगी, पर हमको इसको चलना होगा, शुरू करना होगा। अब आपने ठीक कहा कि हमारे देश में एमएसएमई का बहुत इंपॉर्टेंस है। 29% देश की ग्रोथ एमएसएमई के साथ जुड़ी हुई है। बिल्कुल। हमारा 48% एक्सपोर्ट एमएसएमई के साथ है और हमने 11 करोड़ लोगों को जॉब दिया है। अब मुझे बताइए कि अगर ये पूरा शुरू नहीं होगा, अगर इकोनॉमी में रोजगार नहीं मिलेगा। देखो, पहले पहले 20-25 दिन सामाजिक संगठन, एनजीओ सब में उत्साह था, पर इसकी एक मर्यादा है। लॉन्ग टर्म पर हम इसी प्रकार के अरेंजमेंट नहीं कर सकते और इसलिए हमारे लाइफ को नियमित करना और कोरोना के संक्रमण से भी दूर रहते हुए प्रिवेंटिव मेजर्स का पालन करना, ऐसा मार्ग हमको निकालना होगा और वो हमारी कोशिश है कि ये मार्ग निकले और धीरे धीरे उसमें से निश्चित रूप से हो रहा है। अब तो ये दिख भी रहा है, WHO ने कह दिया कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। जो भी वैक्सीनेशन का काम चल रहा है कोरोना के लिए खोज का, उसमें भी वक्त लगेगा, 6 महीने से साल भर तक का वक्त लगेगा। चाहे लंदन की बात हो, चाहे हिंदुस्तान की बात हो, चाहे अमेरिका की बात हो। क्या हम ये माने कि 3 मई के बाद भी जो अगर कहीं रियायत मिलती है नितिन जी, उन जगहों पर भी, चाहे वो पब्लिक प्लेसेस हों, चाहे वो वर्किंग प्लेसेस हों, वहाँ पर हमको इस सोशल डिस्टेंसिंग को अपनी जीवन पद्धति बनाकर काम करना होगा? अब इसी के जरिए ही आप कोरोना से लड़ सकते हैं। देखो, पहली बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जब तक कोरोना का एक भी रुग्ण अगर देश में मिल रहा होगा, तब तक पूरा देश ये कोरोना के बारे में सैनिटाइजर का उपयोग करना, मास्क लगाना, 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करना, ये करना ही होगा। और मैं तो थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट इस भूमिका को लेकर चलता हूं। मेरा पूरे देश की जनता को आह्वान है कि अब हम जब भी बातचीत करेंगे किसी भी व्यक्ति से बाहर के, तो हम लोग ये नियम ही बना ले, ये आदत बना ले कि हम 1 मीटर से ज्यादा डिस्टेंस मेंटेन करके ही बात करें। नजदीक आकर, अभी मैं आपसे टीवी का इंटरव्यू दे रहा था, वो मुझे उसने शर्ट को माइक लगाया, मैंने उसको कहा तुम मास्क लगाओ और ये दूर से लगाओ, मुझे नहीं तो मेरे हाथ में तो मैं लगा लूंगा। तो हमारी जीवन पद्धति में हमको थोड़ा बदल करना पड़ेगा हम सबको। ये बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ऐसा है कि थिंक फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो ऐसी स्थिति में हमने सबने आपकी चिंता करनी चाहिए। आपके स्टूडियो में भी आप मेकअप मैन हो या जो भी कोई असिस्टेंट हो, सबके बारे में ये नियम ही बना लो तो ज्यादा अच्छा। हम लोगों ने वाकादा इसका नियम बनाया हुआ है और जितने भी लोग नजदीक आते हैं, जैसे आपने कहा मेकअप वेकअप के लोग, तो वो लोग भी दूर से ही मतलब मास्क लगाए रहते हैं और जितना दूर हो सकता है उतने दूर से करते हैं। लेकिन मैं वापस मुद्दे पे आता हूँ नितिन साहब, क्योंकि मेरी चिंता वो पलायन करते हुए सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग जो सड़क पर दिखते हैं, चाहे मुंबई में हो, चाहे नागपुर में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे लखनऊ में हो, चाहे पटना में हो, ये सब छोटे छोटे उद्योगों में काम करते थे और सब उद्योग बंद पड़े हैं। उनको वापस घर लौटना है। अब वो घर जा चुके हैं, कुछ लोग घर पहुंच चुके हैं, 1 महीना हो चुका है। क्या इनको वापस लाने के लिए, जब फैक्ट्रियां शुरू होंगी, जब उद्योग शुरू होंगे, तो इनको वापस लाने के लिए सरकारें मदद करेंगी? कोई नीतिगत फैसला इस बारे में तय हुआ है? देखिए, पहली बात तो इसके बारे में अभी नीतिगत फैसला ऐसा कोई हुआ नहीं है, पर मैंने हमारे कलेक्टर को ये कहा है नागपुर में, क्योंकि महाराष्ट्र में मैं उनसे बात कर रहा हूँ। पहली बात तो जो लोग आज शहर में हैं, ये काम करने के लिए आए हैं, वो खुशी से नहीं आए, मजबूरी से आए हैं। उनके गांव में रोजगार नहीं है। दूसरी ओर मुंबई में ये बात हुई कि भाई इन लोगों को अपने गांव जाने के लिए ट्रेन छोड़ो, मुख्यमंत्री जी ने कहा। तो मैंने कहा ऐसा करना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि ये अगर कोरोना से संक्रमित है और वहां जाकर फैला देंगे तो देश में नई समस्या पैदा हो जाएगी। और दूसरी बात, रेलवे में ये डिस्टेंस मेंटेन करना, अब बांद्रा स्टेशन पर क्या हुआ था आप सबने टीवी पर दिखाया है। तो ऐसी स्थिति में अभी रेलवे छोड़ना आज ही उचित नहीं होगा। जब परिस्थिति निश्चित रूप से अच्छी होगी तो अच्छा होगा। मुझे लगता है इसमें सबसे अच्छा बेस्ट मार्ग यही है कि जिस गांव में है जो लोग हैं वो वही रहे और वहां के उद्योगों को कोरोना के गाइडेड प्रिंसिपल को आजमा कर हम लोग धीरे धीरे उद्योग शुरू करके उनके रोजगार को सुरक्षित करें। और जो लोग गांव में गए हैं वो उनको लाने के बारे में कोई सिस्टम, कोई नीतियां, इसके बारे में निर्णय सरकार करेगी। पर मुझे लगता है कि जिलाधिकारी की अनुमति से उस गांव से उन लोगों को डिस्टेंस, 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इंडस्ट्री वालों ने उनकी परमिशन लेकर अगर अपने फैक्ट्री में लाते हैं तो वो मार्ग के बारे में सोचने में कोई अड़चन नहीं है। आखिर इसका निर्णय जिलाधिकारी और उचित अधिकारी करेंगे। पर एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि उनके गांव में भी वो भूखे हैं।
उनके पास रोजगार नहीं है। और इस प्रकार से ये हाथ पर खाने वाले लोग अगर ज्यादा दिन अपने गांव में रहे या शहर में किसी रहे, अगर इनको रोजी रोटी नहीं मिलेगी तो नए प्रश्न पैदा होंगे। इसलिए लोगों को इन्वॉल्व करके फिर से उनके काम को हासिल करना और उनका रोजगार सुरक्षित करना, यही उपाय है। आखिर सरकार, एनजीओ, सामाजिक संस्था सब मिलकर हम 15 दिन, 25 दिन, महीना भर करें, इसके बाद हमारी क्षमता नहीं है और ये बहुत बड़ा, इसका बिल्कुल। वॉल्यूम समस्या का बहुत बड़ा है। तो मुझे लगता है कि इसके लिए हमारे लाइफ को धीरे धीरे रेगुलराइज करना और कोरोना के लिए आवश्यक जो प्रिवेंटिव मेजर्स है उसको पालन करना, इसी मार्ग से जाना उचित होगा। सरकार में प्रधानमंत्री जी ने अलग अलग कमेटियां अपॉइंट की है। हर प्रश्न का डिटेल में मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे नितिन जी, सरकार अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, हम जानते हैं कि जीडीपी का नुकसान हो रहा है, जिस तरीके से उद्योग धंधे बंद पड़े हैं, बहुत बड़ी बात है ये, लेकिन अब उसको पटरी पर लाने के लिए 1 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज देने की बात एक बार हो चुकी है। अब मैं ये जानना चाहता हूं, क्या कोई और पैकेज भी आ सकता है आने वाले वक्त में? देखिए, पैकेज क्या आना क्या नहीं आना इसका तो उच्च स्तर पर प्रधानमंत्री जी के लेवल पर निर्णय होगा। पर मैं आपको तो मैं पिछले 10-15 दिन से करीब 1.5 करोड़ लोगों से कांटेक्ट में गया। मैं रोज, आज मैंने एसोसिएशन के साथ बात की, फिक्की के साथ की, सीआईआई के साथ की, अलग अलग प्रकार के चेंबर से बात कर रहा हूँ, चेन्नई से लोगों से, अलग अलग एसोसिएशन से बात कर रहा हूँ। जो बातें ध्यान में आई है उसमें एमएसएमई के लिए अच्छी बात हुई कि हमारे रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने बहुत अच्छे पैकेजेस दिए। अभी जो वर्किंग कैपिटल लिमिट थी वो 20% बढ़ाई है, पर ये बढ़ाने के बाद स्टेट बैंक ने ये कार्रवाई की, पर बाकी बैंकों में होने की आवश्यकता है, तो उसका फीडबैक जैसे मिलता है तो मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजता हूँ। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या आया कि वर्किंग कैपिटल की लिमिट मिल गई, पर बैंक देने के लिए तैयार थी, पर उसका डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए जो रजिस्ट्रार के ऑफिस थे वो बंद थे। फिर मैंने मुख्य सचिव महाराष्ट्र को यहाँ फोन किया और स्टेट बैंक के चेयरमैन को किया। उन्होंने कहा ये कंपाउंडिंग नहीं करके अगर अनुमति देते हैं तो हम लोग इसको आगे जाएंगे। तो महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हम कंपाउंडिंग नहीं करेंगे, मुदत बढ़ा के देते हैं, आप लिमिट दे दीजिए, आगे उसका रजिस्ट्री वगैरह का डॉक्यूमेंटेशन काम बाद में करिए। तो मैं अभी मेरे लेवल पर छोटे छोटे प्रॉब्लम्स क्या है वो देख रहा हूं। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है, सरकार, भारत सरकार हो, राज्य सरकार हो, बाद में भारत सरकार या राज्य सरकार के पब्लिक अंडरटेकिंग्स हो और मेजर इंडस्ट्री हो, इनके पास स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के एमएसएमई के बहुत बड़ी अमाउंट पेंडिंग है। फिर इनकम टैक्स और जीएसटी में कुछ पेंडिंग रिफंड पड़े हुए हैं। इस समय हमारे एनएचआई में जैसे कॉन्ट्रैक्टर के क्लेम्स के केसेस चल रही थी। मैंने आज ही चेयरमैन को कहा है और बहुत कड़ाई से ये कहा है कि आप तुरंत एक काम करिए कि इसका वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा इसका हियरिंग कराइए। निर्णय आर्बिट्रेशन में क्या होते हैं, काउंसिलेशन में क्या होते हैं, इससे मेरा संबंध नहीं है, पर मुझे 280 केसेस में 40-42 केसेस पूरी हुई। मुझे किसी भी हालत में 3 महीने के अंदर सब केसेस का निपटारा करना है ताकि मार्केट में लिक्विडिटी आए। जब तक मार्केट में लिक्विडिटी नहीं आएगी तब तक चक्र जो है उद्योग का वो शुरू नहीं होगा। तो हम लोग बैंकों के द्वारा भी पैसा आ रहा है अलग अलग प्रकार के लिए। सरकार ने भी अभी इनकम टैक्स रिफंड, जीएसटी रिफंड में गति दी है। इसके साथ अभी ये जो एमएसएमई के ड्यूज है, ये अमाउंट बहुत बड़ी है, ये 3.5-4 लाख करोड़ से ज्यादा है। तो मैंने अभी अब एक कोशिश कर रहे हैं, हमको फाइनेंस मिनिस्ट्री और पीएम साहब का भी अप्रूवल जब मिलेगा तो ही कर पाएंगे, पर हम कुछ सुझाव उनके पास भेज रहे हैं और उसमें से हर चीज का, हर समस्या का वे आउट निकले, हमारी इंडस्ट्री काम करे, लेबर लोगों को रोजगार मिले, हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, इंपोर्ट कम हो। आपके दूसरे पोर्टफोलियो की तरफ आ रहा हूं, सरफेस ट्रांसपोर्ट। सड़क बनाने की बात थी, आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए देश की जनता के साथ, बहुत बड़ी संख्या में सड़कें बनी भी, लेकिन अब तो काम रुका हुआ है, सब काम बढ़ गया है, बैकलॉग बढ़ गया है। अब वो टारगेट कैसे अचीव होगा नितिन जी? मैं आपको एक बात के लिए प्रार्थना करूंगा कि मैं बड़ी बड़ी बातें जरूर करता हूं, पर बड़ी बड़ी बातें जो करता हूं वो पूरी भी करता हूं, और अगर कुछ पूरी नहीं की होगी तो आप ब्रेकिंग न्यूज जरूर बता देना। पहली बात तो ऐसी है कि इस परिस्थिति में भी हमने रोड का टारगेट लगभग पूरा किया है, और अब हमने आने वाले 2 साल में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको हमारी जो इकोनॉमी है वो $5 ट्रिलियन की बनानी है, और उसके लिए 100 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है। और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर मेरे पास है, और मैंने ये तय किया है कि इस साल में जो काम किया है इससे 3 गुना ज्यादा काम अगले 2 साल में हमको करना है। और इसके लिए हमने बड़े 22 एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं,
लॉजिस्टिक पार्क्स बना रहे हैं, रोड साइड एम्यूनिटीज बना रहे हैं। अब जैसे एयरपोर्ट बने वैसे बस पोर्ट बनाने की योजना हमने तैयार की है, और हम पैसा भी खड़ा करेंगे, क्योंकि हमारी मिनिस्ट्री की विशेषता रही है कि सरकार के बजट के साथ हमने पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी बड़े प्रमाण पर खड़ी करने में हम यशस्वी हुए हैं। अभी दिल्ली मुंबई जैसा एक ही रोड हम 1 लाख करोड़ का बना रहे हैं। 62 पैकेज में से 32 हमने अवार्ड कर दिए हैं, लैंड एक्विजिशन पूरा किया है, और आने वाले 3 साल में ये रोड पूरा करेंगे, जिसमें 220 किलोमीटर डिस्टेंस कम होगा। ऐसे 22 हाईवे हम लोग बना रहे हैं। कोरोना से कैसे, कोरोना के रहते ये सब हो पाएगा? 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो पाएगी, सड़कें बन पाएंगी जो आप वादे कर रहे हैं? देखिए, रोड पर काम करने वाले लोग कोरोना के लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स गाइडलाइंस भारत सरकार ने दी है उसका पालन करके हमने रोड में कॉन्ट्रैक्टर को काम करने के लिए कहा है। बहुत जगह पर हमें कलेक्टर ने अनुमति दी है, वहां काम शुरू भी हो गया है। कुछ जगह नहीं मिली, वहां भी है, वहां भी हमने उनको कहा है कि आप काम शुरू करिए ताकि लेबर को तुरंत काम मिले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि काम करने में लोहा लगेगा, सीमेंट लगेगा, तो सीमेंट फैक्ट्री बंद है, तो सीमेंट फैक्ट्री को भी हम कह रहे हैं कि आप भी शुरू करिए, सीमेंट सप्लाई करिए। इस समय किसी ने रेट नहीं बढ़ाना चाहिए मौके का फायदा लेकर। और धीरे धीरे एक एक ऑब्स्टेकल्स है, प्रश्न है, समस्या है, पर उसके ऊपर मात करके हमको आगे जाना है। ये पॉजिटिव स्पिरिट हमको लोगों को देना। और दूसरी एक बात मैं इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूं कि हमारे जापान के प्रधानमंत्री जी का भाषण मैंने सुना, और उनने कहा कि चाइना में जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट है और चाइना में जो जापानी उद्योगपतियों ने अपनी इंडस्ट्री खोली है वो चाइना के बाहर आए और ये सब इन्वेस्टमेंट जो है वो बाकी जगह करे। इसके लिए सरकार ने $900 बिलियन का पैकेज तैयार किया है। लगभग यही मनस्थिति पूरे दुनिया में है। चाइना ये एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनी है और काफी ताकतवान है। ऐसे स्थिति में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में सभी देश अब चाइना से विड्रॉ होना चाहते हैं। ऐसी स्थिति रही है। क्या इस स्थिति का फायदा, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्या ये आपत्ति का रूपांतर निष्ठापत्ति में कर सकते हैं? क्या ये इन्वेस्टमेंट हमारे देश में ला सकते हैं? मैंने आज ही एसोसिएम के साथ बात करते हुए हमारे एक जॉइंट सेक्रेटरी इसके लिए हम अपॉइंट करेंगे। हमारे जो नए नए हाईवे बना रहे हैं उसके बाजू में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स खड़े हो, एमएसएमई और हम मिलकर उसकी योजना बना रहे हैं। और यहाँ आसानी से एनओसी क्लियरेंसेस तुरंत मिलकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। और एसोसिएम वालों ने मुझे कहा कि जो अलग अलग देश के एम्बेसडर है उनके साथ भी हम लोग आपका मीटिंग करा देंगे वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट देश में आए। पर नितिन जी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो अब बहुत मुश्किल हो गया। पूरा विकास का पहिया जो थम गया है इस कोरोना की वजह से, अपने ही नहीं दुनिया भर में, क्योंकि बगैर व्यापार के, बगैर आदान प्रदान के, आयात निर्यात के सब चीज़ें संभव नहीं है। मेरे ख्याल से अब ये जो 2024 की डेट थी इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा शायद 5 ट्रिलियन का। मैं आपके बात से सहमत नहीं हूं। मैं विश्वास के साथ बताता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारे विभाग में हो, कहीं भी हो, जो बात हमने की है हमने पूरी करके दिखाई है। और हमारे में काबिलियत है, हमारे स्टेक होल्डर्स में, हमारे इंडस्ट्री में, हमारे देश में ज्ञान, विज्ञान, तंत्र विज्ञान, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, रिसर्च, स्किल्ड, नॉलेज और कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ। एक्सपोर्ट बढ़ाने की हमारी ताकत है, इंपोर्ट कम करने की ताकत है। और आप, ये संकट है, ये कुछ समय का है। मैं निराश नहीं हूं। मैं आत्मविश्वास के साथ आपको बताता हूं, अहंकार और आत्मविश्वास में अंतर है। हम निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये गोल पूरा करके दिखाएंगे। थोड़ा नम्रता पूर्वक आपको एक ही बात बताता हूं, मैं गंगा में वाटरवेज बनाने की बात करता था। शिपिंग में हमको 7,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। जब मैं पहले कहता था कि ये करने वाले, तो लोग मुझे हंसते थे। और मेरे भी नजदीक के मित्र कहते थे कि नितिन जी घोषणाएं थोड़ा संभाल कर करिए, कल नहीं होगा तो बहुत अड़चन आएगी। पर मैं आपको विश्वास के साथ बताता हूं, हमारे सभी लोगों ने, अधिकारियों ने रात दिन काम किया, मेहनत की, टीम ने काम किया, हमारी सरकार ने काम किया और हमारे अधिकारियों ने, सबने मिलकर काम किया और हमने हमारे तय किए हुए हर टारगेट को पूरा किया है। और मैं आज भी विश्वास रखता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारत सरकार, हम कोई निराश नहीं, ये टेम्पररी फेज है, इस पर मात करेंगे, कोरोना की लड़ाई भी जीतेंगे। और जो विश्व में पूरा आर्थिक संकट है इसके कारण, उसमें भारत इसको ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मानकर इस आपत्ति का इष्टापत्ति में रूपांतर करके जो प्रधानमंत्री जी ने टारगेट निश्चित किया है
वो पूरा करने के लिए अब डबल स्पीड से काम में लगेंगे और इकोनॉमी को बदल कर दिखाएंगे और हिंदुस्तान को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाएंगे। ये बिल्कुल विश्वास के साथ करके दिखाएंगे। कम से कम हमारी वाली क्रेडिबिलिटी को आप चेक करके तहे दिल से शुभकामना है नितिन जी, जो आप कह रहे हैं वो सब हो, क्योंकि इसी में भारत की विजय संभव है। बहुत बहुत शुक्रिया। कठिन वक्त में, मुश्किल वक्त में आपने एक नया रास्ता सुझाने का संकल्प लिया है आज एबीपी न्यूज़ पर। हम सब चाहेंगे कि ये संकल्प जरूर पूरा हो। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन गडकरी जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपने काफ़ी कठिन वक्त से, मुश्किल वक्त से आपने समय निकाला। जाते जाते ये जरूर कहना चाहेंगे एबीपी न्यूज़ की तरफ से कि वाकई में ये देश को एक साथ रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी सिर्फ कोरोना से लड़ाई चल रही है, उसके बाद बहुत से मोर्चों पर लड़ाई होनी है। और तभी अब जीती जा सकती है जब सब मुल्क के लोग एक साथ हों और भारत के विकास के लिए योगदान करें। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।